ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इसमें नेचुरल खाद से ये सब बनाते हैं और नेचुरल खाद केचुओं से बनती है, वो पशुओं के गोबर से बनती है और भी है और बहुत तरीके उसे बनाने के। ये फूड प्रोसेसिंग है, इसमें खाना है, मतलब घर का बनाया हुआ। फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है अलग अलग प्रक्रिया की माध्यम से कच्चे खाद्य पदार्थ को एक अन्य रूप देना और उसका टेस्ट बढ़ाने को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग के लाभ है जैसे कि दूध है वो 1-2 दिन में खराब हो जाता है, पर जो मिल्क पाउडर है वो 4-5 महीने तक रहता है। और फूड प्रोसेसिंग के लाभ है टेस्ट बढ़ जाना, लंबे समय तक फूड सुरक्षित रहना और उससे अलग अलग भोजन बनाना। और फूड प्रोसेसिंग में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां है जैसे कुकिंग, मिक्सिंग एंड पैकिंग और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं। और फूड प्रोसेसिंग में एक बहुत बड़ी क्षेत्र है जिसने देश में बड़ी आबादी को रोजगार दिया है। बताइए। फूड प्रोसेसिंग ये है मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं जैसे कि घी। और मिल्क प्रोडक्ट की डेफिनेशन है विभिन्न प्रकारों की क्रियाओं के द्वारा उपयुक्त खाद्य पदार्थ को उपभोग या भंडारण के लिए उपयुक्त बनाना खाद्य प्रसंस्करण को कहा जाता है। जैसे कि दूध को हम रखते हैं तो वो 1 दिन या 2 दिन रहेगा, बट अगर हम उससे मिल्क पाउडर बना दें तो वो बहुत ज़्यादा दिन रह सकता है। ये सब हमारे स्वतंत्र सैनिकों की टीम है जिसमें सबसे पहले वो खड़े गांधी जी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नमक पर लगने वाले टैक्स पर एक रैली निकाली। उसके बाद वो खड़े भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। उनके 2 साथी भी थे, राजगुरु और सुखदेव। उनको 8 अप्रैल 1930 को जेल भेजा गया और उसके कुछ दिनों बाद राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उसके बाद वो खड़े शिवाजी महाराज। उन्हें छत्रपति के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की और वह मराठा अंपायर के पहले राजा शासक भी थे। वह न केवल एक बहुत बड़े स्वतंत्र सैनिक थे बल्कि एक बहुत बड़े राजा भी थे। उसके बाद वो खड़े महाराणा प्रताप। उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई की थी, लेकिन उन्होंने मुख्यतः से अकबर के खिलाफ लड़ाई की। उनके घोड़े का नाम था चेतक। एक बार की बात है, चेतक ने खुद की जान देते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाई। उसके बाद वो खड़े मंगल पांडे। उन्होंने न केवल भारत को बल्कि अंग्रेजों के साथ भी काम किया है। उनका 1857 की क्रांति में भी बहुत बड़ा हाथ है। और वो खड़े चंद्रशेखर आजाद। उन्हें आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मुक्त। उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने के बीच एक रैली निकाली थी। उसके बाद ये खड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें भारत के बहुत बड़े स्वतंत्र सैनिक थे। उन्हें भारत के लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के सारे राज्यों को एकत्रित किया, जो कि उनका भारत के लिए मुख्य काम भी है। उसके बाद ये खड़े सुभाष चंद्र बोस।
उन्होंने न केवल भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने में मदद की, बल्कि भारत को एक स्टैब्लिश देश बनाने में भी बहुत मदद की। और उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स भी दिए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। आपका धन्यवाद। Vishali Yadav, I'm a captain of this team. She is a Lekhni Patidar, wicket keeper of my team. She is a Vanshika Patidar, batsman and a good fielder. She is a Dimple Patidar, it's good bowler and batter. She is a Trishadan, it's good fielder. She is a Gunjan Patidar, is left-handed batter. She is a Mokshi Patidar, is left-handed batter. She is Lahar Ekot, best bowler and best batter. She is Charmi, best batter. She is Lahar Ekot, all-rounder bowler and batter. जनजाति की एक बेटी ने क्रिकेट के क्षेत्र में नाम कमाया, जानते हो? हाँ यस सर, सुशीला मीणा। जो हमने एक बीच में बनाया है, उसमें ये सारा डाला है सुशीला मीणा के बारे में। सुशीला मीणा का पोस्टर। सुशीला मीणा जो एक अच्छी बॉलर है, वो बहुत पुअर फैमिली से आई हुई लड़की है, वो उसको क्रिकेटर बनना चाहती है बहुत बड़ी। सचिन तेंदुलकर ने भी उसे बहुत सपोर्ट किया है, वो पूरे भी सब लोगों पे जा रही है, सबको बता रही है अपने बारे में क्या बनना है, वो बस सबको बता रही है। नमस्कार, हम महाराष्ट्र कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की फेमस डिश है वड़ा पाव और मिसल पाव, हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये हमारे यहाँ का लावणी डांस है फेमस, और ये मिसल पाव है। और हमारे यहाँ गणेश जी को मोदक चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे लॉर्ड खंडोबा को हल्दी चढ़ाई जाती है, और यहाँ पे है ना गणेश जी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। बेटा आप बताइए, आपने क्या बनाया बेटा? જય શ્રી કૃષ્ણ। હું દર્શક તમારો SVGMSમાં સ્વાગત કરું છું। હું તમારો આભાર માનું છું કે તમે આ સ્કૂલમાં આવીને આમાં સબનો ઉત્સાહ વધારો। હું તમને ગુજરાતના બારામાં ઘણી બધી વાતે બતાવવા માંગુ છું। This is our traditional dress of Gujarat. This is a famous food of Gujarat, ખમણ। सत श्री अकाल। 80 पंजाबी स्वामी विवेकानंद सरकारी मंडला स्कूला विच तुआड़ा दिलोम स्वागत करदा। असी तुआड़ा धन्यवाद करदा चाहत विच मॉडल स्कूल पर हाणला हमते तहने उत्साह वड्डा दीदा। हम आपको पंजाब के कल्चर के बारे में बताना चाहेंगे। This is our traditional dress of Punjab. This is our famous food of Punjab, मक्की की रोटी, सरसों का साग and the famous lassi. I am here to explain you about Punjab. As we know that Punjab is in northwest in India. Punjab's capital is Chandigarh and it has 23 districts. The population of Punjab is 2025 is 321,10,000. Punjab's CM is Bhagwant Mann and this has some tourists. हम आपको पंजाब के बारे में, पंजाब ऋषि मुनियों और गुरुओं की धरती है। पंजाब का पहले नाम था पेंटापोटेमिया, जिसे यूनानी लोग हमारा प्रशिया का कर पुकारते हैं। पंजाब का जो मेन धर्म है वो सिख धर्म है। पंजाब का मेन बिजनेस फार्मिंग है, उनके वहाँ पे गेहूँ की जो फसल होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। ये जो है वो मेन प्लेसेस है पंजाब के। ये श्री दरबार साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, ये जलियांवाला बाग, और ये पार्टीशन म्यूजियम, और ये देवी ताला मंदिर जो कि बहुत फेमस है पंजाब में। वीरगिरो अर्थात यू आर द मोस्ट वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूशन, थैंक यू। वणक्कम इतु नमाति तमिलम परंपराएं उड़ई, अर्थात ये हमारे तमिल का ट्रेडिशनल ड्रेस है। दिस इज अवर ट्रेडिशनल फूड, इडली, डोसा एंड सांभर। Vanakkam, I am going to explain about the Tamil Nadu. तमिलनाडु इंडिया का साउथ स्टेट है, उसकी कैपिटल चेन्नई है, उसका ओल्ड नेम मद्रास है और फेमस नेम। नमस्कार, दिस इज रिपल जैन एंड दिस इज द फेमस फूड ऑफ वेस्ट बंगाल, रसगुल्ला एंड रसगुल्ला के साथ ही संदेश एंड मिष्टी दोई, also famous dish of famous sweet of West Bengal, and this is the Bengali dish. This is the traditional jewelry
Bangals are live in joint families, and tradition also. And this is the temple of Kali, and most specific festival was Durga Puja and bride and groom. हमने ये राजस्थान के कल्चर के बारे में, जहाँ दाल बाटी और चूरमा फेमस होता है। यहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी राजस्थान की संस्कृति है, जहाँ पे पुराने सालों से जो भी परंपराएं आज चली आ रही है वो अभी भी चले आ रही है। मैं राजस्थान के बारे में एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा सर। अच्छा, तो आप राजस्थान से हैं, वही ना जहाँ पर रेगिस्तान है, वो तो खैर है ही, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से जुड़ी सुंदरता के चंद किस्से मैं सुनाता हूँ। आओगे तो जानोगे कितना मनोहर से लबालब स्थान है। भारत का पेरिस राजधानी, गुलाबी नगर जिसकी शान है। हर तरह का रंग जहाँ की मिट्टी में विराजमान है। ऐसा मेरा राजस्थान है। ऐतिहासिक दुर्ग संस्कृति और कलाकृतियों का जहाँ की खूबसूरती में चार चांद है। खाने में दाल बाटी चूरमा और पाना में पगड़ी से निराली जिसकी पहचान है। इस वीर पुरुषों को और वीरांगनाओं की धरती पर जन्म लेना ही अपने आप में सम्मान है। जहाँ मेरा राजस्थान है, ऐसा मेरा राजस्थान है। राजा रजवाड़ों की इस भूमि पर देवताओं की तरह पूजा जाता मेहमान है। मुझो में तो ताव देते हुए इस माटी के लिए कितनों ने दिए बलिदान है। पन्ने भर जा लिखते लिखते दोहरा ही धरती का गुणगान है। यहाँ मेरा राजस्थान है और ऐसा मेरा राजस्थान है। थैंक यू। सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक थे। उन्होंने 335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। वह न केवल एक राजा बल्कि एक महान योद्धा, संगीतकार और कला के रक्षक भी थे। उनके शासनकाल में कई जगहों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई। अब आपके मन में सवाल होगा कि उन्होंने किया क्या था। जब देशीय तथा विदेशीय शक्तियां मिलकर भारत को खंडित करने पर तुली थी, तब एकमात्र राजा बनकर उठने वाले और संपूर्ण विश्व को अपनी तलवार की धार से परिचित कराने वाले राजा थे समुद्रगुप्त। हिमालय की पहाड़ियां हो या असम की नदियां, दक्षिण की हरियाली हो या पश्चिम का रेगिस्तान, हर जगह समुद्रगुप्त का डंका बजने लगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर है, क्योंकि विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था 5वीं शताब्दी में, और इसको बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और इसके बाद मोदी सरकार द्वारा और हमारे देश के द्वारा इसको वापस से और इन कंट्रीज़ के सहयोग के द्वारा उसको वापस से बनाया गया था। और अब ये 485 एकड़ की में फैला हुआ है। और इसमें नेट ज़ीरो प्रोग्राम का भी स्टार्टअप किया गया था, जिसके अंदर कार्बन का जो एमिशन है वो कम से कम कर दिया जाए, और जो भी वेस्ट है उसको कम से कम रिड्यूस कर दिया जाए, और मैनेज करा जाए वाटर रिसोर्सेज को, उन सबको नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करा जाए। ये सब इसके द्वारा स्टार्टअप किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी। और हमारी स्कूल का भी ये सपना है कि हम हमारे स्कूल एक नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह बनाएं। ये हमारे प्रिंसिपल सर और हमारा भी सपना है। एलोरा की गुफाओं को दर्शाया है, और एलोरा की 32 गुफाएं हैं, उसमें से 16वीं जो गुफा है उसमें कैलाश मंदिर बनाया गया है। इसमें जो पहाड़ होता है उसको ऊपर से नीचे तक खोद के पूरी एलोरा की गुफाओं को बनाया है, और ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे मतलब तब जब बहुत पुरानी बात है, इसको 18वीं से 16वीं सदी के बीच में बनाया गया है। इस मंदिर में करीब 40,000 टन से ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और 7,000 ज़्यादा मजदूरों के द्वारा ये मंदिर बना गया है। और यह भी माना जाता है कि शिवजी ने करीब 1,000 साल तक इसमें ध्यान किया है। This temple was built by digging the mountain in such a way that its roof was built first, then its base last. It was meant to be a lookalike of Mount Kailash, and this job was done with no better tools than chisel and hammer.
इस मंदिर का निर्माण पहाड़ों को खोदकर कुछ इस प्रकार से किया गया है कि इसकी छत सबसे पहले और आधार सबसे बाद में बनाया गया। ये एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे बना गया है। और ये जो मंदिर है वो ऊपर से नीचे बनाया गया है, ना कि नीचे से ऊपर। इस मंदिर की जो लंबाई है वो पूरी 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 175 मीटर है, जिसको है ना जो पहाड़ था उसे खोद के बनाया था, उसकी कुल लंबाई थी 100 फीट। सर ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदारो सिटी का मॉडल है, जो कि सर 5000 साल पुरानी मानव सभ्यता है, जो जिसका सर टाइम पीरियड था वो 3300 BC से 1300 BC तक था। ये इंडस रिवर पर बसी हुई थी, जो कि एरिया कवर करती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर ये यूनिक इसलिए मानी जाती थी कि इसकी टाउन प्लानिंग की वजह से मॉडर्नाइजेशन की वजह से। अगर इसको हाउसेस को देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीपल फ्लोर के हाउसेस थे विद मल्टीपल रूम्स, और यहाँ पर हर घर में एक अलग कोर्टयार्ड था, अलग बाथरूम था और अलग वेल था। और सबसे इम्प्रेसिव बात इस सिविलाइजेशन की ये है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। घरों से जो भी वेस्ट वाटर निकलता था वो अंडरग्राउंड ड्रेन से सिटी के बाहर डंप हो जाता था। और यहाँ पर कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, जैसे कि दी ग्रेट बाथ, जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ पर लोग एक साथ नहा सकते थे। अब पुराने समय में जैसे कि कोई सील्स लगी हुई थी, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सील्स में स्पेशली जो उनकी भाषाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें वितरण की गई थी। अब उसमें कुछ चित्र बने हुए थे, जैसे कि यूनिकॉर्न बने हुए थे, कुछ पैरों के निशान, कुछ मछलियाँ बनी थी, जिसको हम जैसे कि हमारी हिंदी भाषा जो देवनागरी में लिखी है, उसी तरह ये भाषा भी लिखी गई थी। अब उनमें से कुछ भाषाओं का मतलब है, जैसे कि जो मछली को हम अगर हिंदी भाषा में वितरण करें तो उसका आ शब्द निकलेगा। अब ऐसी बहुत सारी भाषाएं थी। अब वो भाषा हमारे लिए उस टाइम समझना बड़ी मुश्किल थी। वैसे ही उस समय मेसोपोटामिया करके एक सिविलाइजेशन थी जो पाई गई थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉक मिला था जिसमें जो ये भाषा थी उसका सेम ट्रांसलेशन ग्रीक भाषा में दिया और लैटिन भाषा में था। और ग्रीक और लैटिन भाषा हमको बहुत अच्छी से मतलब समझ में आती थी, तो उस जरिए हम इसको आराम से मतलब ट्रांसलेट कर पाए थे। थैंक यू। हमारा प्रोजेक्ट महाकुंभ पर है। महाकुंभ की जो हिस्ट्री है उसको हमने यहाँ दर्शाया है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब समुद्र मंथन का समय आया तो देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए युद्ध होने लगा। इसे खींचाजाने के दौरान कुछ बूंदें अमृत की धरती पर गिरी, जो कि 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर 12 साल में इन 4 जगहों पर पूर्ण कुंभ, 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ पर लोग हिंदू मान्यता के साथ अपने पाप धोने आते हैं। हर 12 साल के 12वें कुंभ के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि होता है महाकुंभ। यह 144 साल के बाद आता है। इस साल यह है 13 जनवरी से 25 फरवरी तक। अगली बार यह 2159 में इसका आयोजन होगा। महाकुंभ में एक त्रिवेणी संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती का, जहाँ लोग आके अपने पाप धोते हैं। यहाँ पे एक मुख्य रूप से साधु आते हैं, अघोरी जो कि होते हैं, वह एक अंतिम लेवल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। वह दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। वह शमशान घाट पर बैठकर अपनी उपासना करते हैं और अपना पूरा के पूरा ध्यान वहाँ लगाते हैं। धन्यवाद।